अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ पठान यानी कि मराठी मास्टर, आपका दोस्त और आपका टीचर जो हम लोग मराठी पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो है ये आखिर यानी कि लास्ट का वीडियो है मराठी के सिलेबस का। मतलब ये हुआ कि इसके पहले हमारी जितनी भी सबक थे वो सब कंप्लीट हो चुके और हम लोग जो है ये आज आखिरी सबक जिसका नाम है मॉरिशस सागर दरियातले साखर बेट, ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आखिरी वीडियो है तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि मराठी में उर्दू मीडियम के बच्चों ने मार्क्स लेना बहुत ही आसान है, बहुत यानी बहुत ज्यादा आसान है। इतना आसान कि आप समझिए कि आपको सारे सब्जेक्ट में, आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसमें सिवाय मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आउट ऑफ मार्क्स लिए जाते, साइंस भी है। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है मराठी का। और मराठी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कंबाइन में आता है, यानी हिंदी और मराठी संयुक्त में। और इसमें तकरीबन इतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ले सकते। अब हम लोग देखेंगे कि मराठी पढ़ना और मार्क्स लेना इसमें अंतर है दोस्तों। आपको मराठी पढ़ने में समझने में बहुत ही आसानी है, या आप उसको अच्छे से समझ लेते तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे, बल्कि मार्क्स लेना एग्जाम में ये बड़ा अलग तरीके का टॉपिक है जिसमें मार्क्स कैसे लिए जाते। इसका एक मोटा माटी एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत अच्छा आता है लेकिन आप उसको 2 घंटे के अंदर कैसे प्रेजेंट कर पाते, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। फिर अब ये सारी बातें बोलते वक्त मेरे पास एक बैकग्राउंड है कि बहुत खुशी की बात थी कि पिछले साल हमारे यहाँ पे तकरीबन 21 बच्चों ने जो है 90 क्रॉस कर गए, है ना। और इतने सारे, एक बच्चे ने उर्दू मीडियम का जो है 98% लिया। तो ये सब क्यों और कैसे, तो यहाँ पर आप देखिए कि मराठी पढ़ना और मराठी का पेपर में लिखना बहुत ही अलग होता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है मराठी थोड़ा पढ़ने में बोर हो सकता है, लेकिन आप बार बार जो वीडियो अंत तक देखा करें ताकि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा मराठी वर्ड आपके कानों पे पड़े और उससे आपका जो जखीरा है वर्ड्स का वो बढ़े, है ना। तो हम लोग जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं मॉरिशस नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सागर दरियातील साखर बेट, सागर दरिया यानी कि सागर, जहाँ सागर और दरिया दोनों को एक ही कहा जाता है, और बेट यानी क्या होता है जजीरा। तो वहां की हम लोग एक साखर बेट यानी कि एक मीठा सा बेट, मीठा इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पे शक्कर यानी शुगर केन की खेती बहुत होती है, इसलिए उसको साखर बेट भी कहा जाता है। साखर यानी कि शक्कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सुप्रसिद्ध लेखक है, गोवा का एक बहुत बड़ा उद्योगपति यानी बिजनेसमैन है जिसका नाम है दत्ता नायक ने जो है 1954 में जन्म लिया और ये सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर भी रहे हुए हैं। इसके साथ इन्होंने कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी ऐसे अलग अलग भाषाओं में अपने ग्रंथ या किताबें लिखी है। आत्मद्वीपो भव, जाय काय जू, ऐसे अलग अलग तरीके के बहुत सारी किताबें लिखी है, आप लोग देख लीजिएगा। अब ये जो सबक है इस सबक में क्या है, तो इस सबक में हमें निसर्ग सौंदर्य यानी कि नेचर की नेचुरल ब्यूटी जो है उसके बारे में जानना है। और मॉरिशस, आप लोग अक्सर करके मॉरिशस, सिंगापुर, दुबई ऐसे बहुत सारे नाम सुनते होंगे ना। तो मॉरिशस भी एक जजीरा है जिसको देखने के लिए दुनिया उतावली है और इसीलिए इसका नाम बहुत है। और यहाँ पे मॉरिशस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वहां पे घर यानी वहां के घर कैसे, वास्तुशिल्प यानी घरों की बनावट कैसी है, और ये सारी वैशिष्टपूर्णता, लोगों के श्रम प्रतिष्ठा जो है मेहनत करने की जो इच्छा है वो इस इच्छा को दर्शाती है कि लोग वहां के बहुत मेहनती है। और ये सारे प्रवास वर्णन जो है ये हम लोग वर्णन इस सबक में पढ़ने वाले। भारतीय महासागराचे यानी भारत का जो महासागर है, आपको पता होगा भारत का महासागर किधर से है। भारत का महासागर जैसे मुंबई जाएंगे, मुंबई के बाजू से स्टार्ट हो जाता है ना, कलकत्ता, कालीकत, यहाँ तक कि अंग्रेज जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पे समंदर के रास्ते से ही आए, कालीकत में सबके पहले आए थे। तो इंडिया जो है, इंडिया के नक्शे पे आप देखेंगे कि 3 तरफ से आपको सागर
जो है दिखेगा। तो यहाँ पे जिथे नैऋत्य मान्सूनाचे ढग जन्माला येतात, जब ये वीडियो बन रहा है ये बरसात का मौसम है और यहाँ पे मानसून नैऋत्य वाले, नैऋत्य यानी क्या होता है, ये दिशा है। आपने देखेंगे उत्तर पूर्व दक्षिण, तो उसी तरीके से एक जो है वो नैऋत्य दिशा होती है और यहाँ पे होते मानसून वारे। मानसून वारे यानी क्या होता है कि आप देखिए कि कहीं एक जगह पर क्या होता है कि ये मानसून यानी ढग यानी बादल जमा होते, फिर हवाएं जो है अपने साथ उनको बहा कर लेकर आती है, कोई ईशान्य वारे कोई मानसून वारे, इस तरीके से जो है हवा उनको लेकर आती है और फिर बरसात होती है। जहां पे सागर दरियात एक साखर बेट आहे, जिथे सागर दरिया, अभी यहाँ पे जो इतना बड़ा सागर दरिया है और वहां पे एक सागर बेट आहे, बेट यानी जजीरा। तो भारतीय महासागर, जो भारतीय महासागर है इंडियन ओशन, वो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है और ऐसे जगह पे मानसून वारे यानी कि मानसून हवाएं तैयार होती है जिससे कि बरसात होती है। वहां पे जो है एक साखर बेट है, वहां पर एक साखर बेट है जिसका नाम है मॉरिशस। यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के महा अथांग सागर में कौन सा बेट है जहाँ पे मानसून वारे तैयार होते हैं, तो वहां पे आपका आंसर आएगा मॉरिशस का साखर बेट। अब यहाँ पे देखेंगे हजारों वर्ष आधी यानी कि हजारों साल पहिले, हजारों वर्ष आधी यानी कि हजारों साल पहिले महासागराच्या गर्भामध्ये भूकंपाच्या विस्फोटातून हे बेट तयार झाले। अब आप देखिए कि बेट यानी जजीरे तैयार कैसे होते हैं। पहले जो सागर है यानी कि वहां पे पानी है, लेकिन उसके नीचे जो जमीन होती है वहां ये बड़े बड़े ऐसे भूकंप होते हैं। हमें पता चलता है कि नहीं, अगर आपके घर के बाजू में भूकंप पड़ेगा, ये वैसे धन के साथ भूकंप हुआ और बहुत बड़ा गड्ढा हुआ और वहां पे 2-4 जो है इंसान गिर गए या घर जो है जमीन दोष हो जाते। लेकिन सागरों में जो भूकंप होते तो वो कहाँ दिखेंगे, वहां पे ऐसी खाई नजर नहीं आती, बल्कि वहां अंदर से ये ऐसी जो जमीन है वो ऐसे ऊपर आ जाती है। अब जमीन ऊपर आ जाएंगी, पानी नीचे हो जाएगा, कुछ देर के बाद जो है वो ठंडा हो जाएगा और उसके बाद में वहां पे बनता है बेट यानी कि जजीरा। तो इसी तरीके से वहां पे एक जजीरा बना जिसका नाम है मॉरिशस। तो ये भूकंप से बना हुआ है, ठीक है। और बेटे तरारून आली यानी कि जब ऐसे वहां पे भूकंप हुआ तो वहां पे जगह जगह पे ऐसे बेटे यानी कि जजीरे जो है वो तरारून यानी कि तैरने लगी। अब हुआ क्या कि 500 वर्षापूर्वी म्हणजे 16व्या शतकापर्यंत मानवाचे पाऊल या बेटावर पडले नव्हते, यानी सुमारे 500 वर्षापर्यंत, सुमारे 500 साल तक इंसान का पैर उस जजीरे पे पड़ा ही नहीं था, यानी इंसान वहां पे पहुंचा ही नहीं था। इंसान के पैर जो थे वहां तक पहुंचे ही नहीं थे। कहाँ पे? मॉरिशस में। लेकिन हुआ क्या कि पोर्तुगीज का एक नाविक था, चाइना का हुआ, कौन रे मालूम है क्या आपको? वास्को द गामा, सबका मामा। वास्को द गामा जो है उसने किसका, अब आपको याद होगा कि वास्को द गामा आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि वास्को द गामा ने कहाँ का शोध लगाया, कहाँ की उसने पहचान की। तो वास्को द गामा जो है उसने इंडिया को भी पहचाना, है ना, यानी इंडिया की खोज जो है वास्को द गामा ने की थी। तो ये वास्को द गामा नाम का जो नाविक था, यानी कि सागर दरिया में जहाज चलाने वाला जहाज ही था, तो उसने सबके पहले क्या किया कि आफ्रिका खंडाला वरसा घालून यानी कि ऐसा घूमकर आना। जैसे आप देखिए कि आपके घर के सामने एकादा अगर रोड ब्लॉक हो गया या वहां पे जो है उसको बंद कर दिया गया, तो आप क्या करेंगे, दूसरे रास्ते से आएंगे, ना घूम फिर कर आएंगे, तो इसको कहते हैं वर्षा घालून। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि अफ्रीका जो खंड था उसको घेरा मारकर ईशान्य दिशा से भारत में आने के लिए वो आगे आया। अभी वास्को द गामा क्यों आया था, इसकी छोटी सी हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं। असल में हुआ ये था कि वास्को द गामा जो है उसकी बीवी को बिरयानी बनाना था। अब बिरयानी में आपको पता है कि तरह तरह के मसाले लगते हैं, अब वो मसाले उनके यहाँ मिल नहीं रहे थे, तो फिर उसने क्या बोली कि भैया तू जा और ये मसाले ढूंढ कर ला। तब उसको पता था कि इंडिया में सारे मसाले मिलते हैं, तो इसलिए वो इंडिया की खोज करने के लिए निकला था। ये तो मजाक की बात है, लेकिन असल में वो मसालों के लिए आया था,
इंडिया में उस जमाने में बहुत बेहतरीन मसाले जो है वो पाए जाते थे, तो उसकी खोज करने में वो यहाँ पर आया था। अब उसने पहले से जो रास्ते थे वहां पे बहुत सारी लड़ाइयां वगैरह चल रही थी, तो वो रास्ते बंद होने की वजह से उसने सोचा कि अफ्रीका खंड है तो उसको ऐसा घूम फिर कर जो है हम लोग इंडिया आए, तो इंडिया आने के लिए वो निकल पड़ा था। लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में उसको पोर्तुगीज या बेटा और थाम लेना है, और उनको असल में वो बेट यानी कि जिसमें 500 साल से जो है कोई इंसान का पैर नहीं रखा गया था, ऐसा जो जजीरा था वो पोर्तुगीज जो वास्को द गामा था उसकी नजर में आ गया। लेकिन बड़ा शायना था, उसकी बीवी ने जो है अच्छा करंट दे दी थी कि जब तक के मसाला मिलता नहीं जब तक के रुकना नहीं। तो वो जो था उस बेट पर नहीं रुका, बल्कि उसने सोचा कि मैं बाद में आऊंगा, है ना। पर यहाँ पे पोर्तुगल जो है वो गोवा से आए और उनके जो जहाज थे वो सन 1638 में यहाँ पर आए डच लोग। कौन से? डच लोग। ये भी आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे। आपला राजपुत्र मॉरिस द नसाउ, उनका जो डच लोगों का राजपुत्र था। देखिए पहले तो आया कौन? पोर्तुगीज जो था वो था वास्को द गामा, लेकिन वो वहां नहीं रुका। लेकिन उसके बाद में 1638 में वहां पे डच लोग आए। डच लोगों का एक राजपुत्र यानी राजकुमार था जिसका नाम था, क्या नाम था? मॉरिस द नसाउ। उसके ही नाम से इस मॉरिस द नसाउ के नाम से मॉरिशस, ये वहां पर उस जजीरे का नाम रखा गया। या बेटा और ऊसाची लागवड के लिए, ऊस यानी कौन? ऊस यानी कि होता है गन्ना। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पे गन्ने की खेती की। त्यानंतर फ्रेंच लोग, उसके बाद में फ्रेंच लोग थे, वो भी देख रहे, अरे कौन सा नया जजीरा दिख रहा है, चलो 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 हमला करो। तो वो भी वहां गए। उन्होंने क्या किए? जो डच लोगों ने वहां कब्जा करे थे और जो गन्ने की खेती की तो उन पे उन्होंने कब्जा कर लिए। और कब्जा करने के बाद उन्होंने क्या किए कि उन्होंने बोले कि अरे ये तो शक्कर के जो है शुगर केन के झाड़ बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो उन्होंने उसको और भी विस्तार किया। यानी इन्होंने 10 जगह लगाया तो उन्होंने 100 जगह लगाया। ऐसे करके वहां पे क्या किया? चारों तरफ उन्होंने शक्कर के, शुगर केन वहां पे जो है उसकी खेती की। अब मॉरिशस साकरे से कारखाने काट लिए और मॉरिशस में क्या किया कि शक्कर बनाने के कारखाने लगाए। ब्रिटिशों ने मॉरिशस बेट जो है वो 1810 में जीत ले, और फिर अपने आगे ब्रिटिश लोग थे। अब आपको पता है कि ब्रिटिश लोग तो इंडिया आ चुके थे। इन्होंने जो है वहीं पे इंडिया तक ही नहीं रुके, बल्कि इन्होंने देखे कि अब भैया यहाँ पे चाय बना रहे अपन, तो शक्कर लगेंगी, तो शक्कर कहाँ से लाएंगे? तो इन लोगों ने हमला कर दिए, और हमला करने के बाद पहुंचे कहाँ? मॉरिशस पहुंच गए, और उन्होंने 1810 में मॉरिशस जीत लिया। बोले चलो हमारी शक्कर लग रही, इधर कारखाने बनाए तुमने, वेरी गुड, अच्छा काम किए, अब इसको हम लोग जीत लेते। तो उन्होंने 1810 में जीते। कब जीते? 1810 में। यहाँ पे सवाल ये निकलता है कि ब्रिटिश आणि फ्रेंचांकडून मॉरिशस हा बेट केव्हा जिंकला? तो उसका आंसर आएगा कि 1810। यानी इसको लिखेंगे कैसे? ब्रिटिश आणि मॉरिशस हा बेट फ्रेंच यांच्याकडून 1810 मध्ये जिंकला, है ना। अब यहाँ पे पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी है। पोर्ट लुई जैसी इंडिया की दिल्ली है ना। अगर आप लोग महाराष्ट्र में रहते तो कौन सी राजधानी है महाराष्ट्र की? चलिए वो है मुंबई, और हम लोग जो है वो है नागपुर के, यानी ये उपराजधानी है नागपुर। तो ऐसे ही पोर्ट लुई जो है वो मॉरिशस की राजधानी थी, और वहां पे कुली घाट आए, यानी वहां पे भी कुली घाट था। और पोर्ट लुई बंदर में वहां पे बहुत सारे लोग उतरे। पोर्ट लुई बंदर, अभी बंदरगाह यानी क्या होता है? बंदरगाह यानी कि जहाँ पे जहाज रुकते, तो वहां पे भारतीय लोग उतरले। अबे भारतीय लोग कौन थे? ये अंग्रेजों ने लेकर गए अपने साथ में, चलो रे चाहते उधर अपन चल रहे साथ में। तो इन्होंने जो है भारतीय लोगों को भी वहां पे लेकर गए। कुली घाट कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, मुंबई बंदर से जो लोग पोर्ट लुई बंदर। और अब यहाँ पे कुली घाट में कौन उतरे थे? जो कलकत्ता से गए थे, मद्रास यानी कि चेन्नई से गए थे, चेन्नई सुपर किंग्स नाम सुने होंगे आप लोगों ने, मुंबई से गए थे। यहाँ से जो लोग गए वो वहां पे जो उतरे, जो उतरे तो वहां से वो लोग कभी वापस नहीं आए। उनको लगा कि जो है यहाँ पे जो है गन्ने की खेती करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। वो लोग इंडिया वापस आए क्या? नहीं आए, बल्कि वहीं पे रुक गए।
और वहां रुकने के बाद में कोनीच भारतात परतला नाही, यानी कोई भी इंडिया में वापस नहीं आया और सर्वजन मॉरिशस में स्थायिक झाले यानी वहीं के रहवासी बन गए। अब उन्होंने रक्ताने यानी खून से, घामाने यानी कि पसीने से, त्याने उसाचे मड़े शिंपले यानी उन्होंने अपने खून और पसीने से वहां के जो मड़े यानी क्या होता है खेत, उनको सींचा और वहां पे जो है अच्छे तरीके से फसल पैदावार जो उन्होंने बढ़ाई। हुआ क्या कि उन्होंने वहां पे घर बनाए, नाती गोती यानी कि रिश्तेदारी। अब यहाँ पे जो कलकत्ता, मुंबई और ये दूसरे जगह से लोग गए थे, तो इन्होंने आपस में रिश्तेदारी बोले चल इधर तुम्हारी बेटी इनको दो, इनका लड़का उधर जाओ, चलिए समझी बन गए। ऐसे करके उन्होंने जो रिश्ते बनाए और एक बार मालूम है रिश्ते बन गए कि वो काय के लिए आता फिर इधर इंडिया में, वहीं पे रुको। तो इन्होंने जो है वहीं पे अपने रिश्ते नाते बनाए और बनाने के बाद में जो वापस कुछ वो आए नहीं। इसके बाद में क्या हुआ, बिहार बंगालात रायली नाती टूटली। अब इनके जो नाती गोती जो पुराने लोग जो थे बिहार के, कलकत्ता के, चेन्नई के, मद्रास के, अब इनके घर में इनका कुछ आना जाना था नहीं, है ना। अब इनका आना जाना नहीं होने की वजह से इनका जो है रिश्तेदारी टूट गई। अब लोगों को पता भी नहीं चला, भाई बंधु जो थे जब तक के फोना फानी चलती होंगी, उसके बाद में जो है सब ना चिट्ठी ना तार, और फिर जो है ये लोग एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन उन्होंने वहां रहते रहते आडनावे विसर लिया। अब ये बड़ी खास चीज, आडनावे यानी कैसा कि हमारा नाम आरिफ पठान, तो यहाँ पे पठान जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में आडनाव यानी कि सरनेम कहा जाता है। आप में से कोई कुरैशी, शेख, सैयद होंगे तो ये आपके आडना होंगे। हम लोग ये कभी भी जो है ना ये सरनेम कभी आडनावी विसर ली यानी क्या हो गया, उन्होंने अपने आडनाव और अपने आप को भूला। ये उसका जो था, ये मॉरिशस के संस्कृति का मेल्टिंग पॉइंट इसको लेखक ने कहा है कि जहां पे जो एक इंसान है अपने आप को जो है उसका अक्स भूल जाता है, बल्कि नई संस्कृति को अपना लेता है। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब वो अपना लेता है तब जो होता है कि वो उसी का हो जाता है ना। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। चित्र विचित्र माझाईक झाला यानी चित्र विचित्र माझाईक, अब उसने जो है अपने आप को बदल के माझाईक बन गया और अष्ट दिशातल्या लोकांनी हात घालून काम केले। अष्ट दिशा यानी कि आठों दिशाओं के जो लोग थे उन्होंने अपना हाथ लगाया और उन्होंने अपना काम वहां पे शुरू किया। उन्होंने सोचा कि यही हमारा देश है और ऐसे वो काम करते गए। उनके श्रमाने देश समृद्ध झाला। किसी भी देश के लोग जो है अगर मेहनत करने पे अगर ये हो जाए तो उस देश की तरक्की कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे भी उन्होंने अपनी मेहनत करके इसको जो है बड़ा ही समृद्ध यानी तरक्की याफ्ता बनाया। उसके बाद उसको 12 मार्च 1968 इस दिन में क्या हुआ कि मॉरिशस को स्वातंत्र मिला, यानी हिंदुस्तान की आजादी के भी कई सालों बाद वहां पे आजादी मिली और उन्होंने अपने भूमि को बहुरंगी यानी अलग अलग निसर्ग के वहां पे बहुत सारी चीजें थी, बेट यानी जजीरे, पहाड़ी, ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया और ऐसे निसर्ग यानी नेचुरल कुदरतन जो चीजें जो बहुत ही खूबसूरत थी उनको उनके कुदरतन जो यानी अच्छी चीजें थी उसका रंग देने की कोशिश की, जैसे कि लाल, नीला, पीला, हरा और ये ऐसे 4 रंगों का ध्वज, वहां का जो ध्वज है वो वहां का ध्वज बना। इंडिया का जैसे तिरंगा है वैसे वहां पे 4 रंगों का ध्वज है। और कालांतर ने क्या हुआ ना, कुछ दिन के बाद वहां पे बहुत पहले जो लोग गए थे, वो लोग जो थे जो बहुत पहले वहां गए थे उसमें से वहां पे एक राष्ट्राध्यक्ष यानी कि मेन जो वहां की पोस्ट है प्रेसिडेंट की, वो वहां से बना। कौन रे? भारतीय वंशज का, जो भारत का वहां पे गया था वह उस देश का जो है राष्ट्राध्यक्ष बन चुका था। हिंदुस्तान की जो है जड़ें बहुत दूर दूर तक के फैली हुई है। आप देखिए कि नजदीक पास हैदराबाद में जितने भी देश है वो तकरीबन हिंदुस्तान का जो है भारत का उससे अटूट नाता रहा है। यहाँ के लोगों ने उन देशों को समृद्ध बनाया। अब वहां की बारी थी, वहां का जो वहां जाकर जो बसे थे उसमें से एक वहां का जो नेता बना, जो पहला इंसान था वहां का राष्ट्राध्यक्ष बना। और मॉरिशस में आज 52 गुना जो लोग है वहां पे भारतीय वंशज के लोग है, यानी आधा जो वहां का मॉरिशस है वो भारतीय लोगों से भरा हुआ है। उसके बाद में आफ्रो मॉरिशियन, एंग्लो मॉरिशियन, ये क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग दूसरे भी गए थे तो वो वहां पे बस गए।
तो उनमें से भी उसमें आधे लोग है, यानी 48% वहां पे लोग आधे हैं, बाकी 52% हिंदुस्तानी है। हजारों मील का यानी हजारों किलोमीटर दूर का जो सफर था उतना करने के बाद में भी भारतीय लोगों ने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। भाषा इतनी आसानी से छूटती भी नहीं। भाषा भारत में होड्यातून बसून मॉरिशस से गेली। अब यहाँ से होड़ी यानी कि एक छोटा नाम है, यहाँ से जो लोग थे साउथ इंडियन उनको केले बहुत पसंद है, उन्होंने अपने केले लादे और वहां लेकर गए। तो वो आज भी जो है अपने घर के सामने केले का झाड़ लगाते हैं। और जर्द हिरव्या पानाने अलंकृत रसरसीत फिक्या केळींची जडबडीत केळ मॉरिशस मधल्या भारतीय घराचे, यानी कि क्या होता है कि वहां पे हर भारतीय घर के सामने, जो कि यहाँ पे इनकी ट्रेडिशन थी। साउथ इंडियन में आप जाइए केले के पत्तों का बहुत इस्तेमाल होता है, मूवीज में भी देखेंगे बहुत केले के पत्तों पे जो खाना खाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने घर के सामने केले के पौधे लगाए। उससे दूर से ही समझ में आता है कि भारतीय लोग है। मॉरिशसला पोहोचलो तेव्हा पहाट झाली होती। जब लेखक मॉरिशस गए थे, जब पहाट हो चुकी थी और आभाड़ यानी आसमान के घुमट के नीचे पक्षी जो है काकड़ आरती कर रहे थे। काकड़ आरती यानी क्या होता है कि सुबह सुबह जो अपने हिंदू भाई है वो मॉर्निंग में जैसे अपने फजर की नमाज की टाइम आरती होती है, उसको काकड़ आरती कहा जाता है। तो ये रात्रभर जागरण करून आता सुस्त असलेल्या उसाच्या मळ्याच्या केसातून, जैसे रातभर जो है सुस्त में यानी एकदम नींद में होगा उसाच्या मळा यानी गन्ने का खेत। और अब जो सुबह हुई तो ऐसा लग रहा है कि जो उसमें ठंडी ठंडी हवा जाती है, बालों पे जैसी ठंडी हवा गुजरती है, उस तरीके से उनको एहसास हो रहा था। ठंडगार वारा मऊ बूटे प्रेमाने फिरोज, ऐसा लग रहा था कि हवा अपनी ठंडी हवा जो है वो अपनी उंगलियां जो है उसके सर पे फेर रही हो, किसके उसके मड़े पे यानी कि उस यानी गन्ने के खेत पे। और वहां छोटी छोटी घरें डोली चोड़ी, यानी हम लोग जैसे सुबह उठते हैं तो हम कैसे आंखें मलते उठते, तो वहां के जो छोटे छोटे घर ऐसा लग रहा था कि वो आंखें मलकर उठ रहे है ना, जागे हो रहे। कमल के पाकड़ी और भूंगा अलगद बसाओ, कमल जो है कमल के फूल के ऊपर एक जो कीड़ा होता है उसको भूंगा कहा जाता है, तो वो जैसे अलगद बैठता है उसी तरीके से जो है विमान उस धरती पे लैंड हुआ है। यानी कि लेखक का विमान जो है उस धरती पे भौरा एकदम से कूदता है कि उस पर नहीं, एकदम सॉफ्ट बैठ जाता है। उसी तरीके से क्या हुआ कि वो एकदम सॉफ्ट विमान जो है लैंडिंग हुई। और चौहीकडे ऊसाचे मड़े होते हैं और चारों तरफ देखता क्या है लेखक कि उसको ऊस के यानी गन्ने के खेत ही खेत नजर आते हैं। 1% लैंड एंड 90% फन, वहां पे जब देखते तो पहले उसको लिखा हुआ है 1% लैंड, सिर्फ 1% लैंड है और 99% यहाँ पे फन यानी कि मजा है। तो ये मॉरिशस के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहां पे स्लोगन लगाया गया था कि जिसमें सिर्फ 1% मिट्टी है और यानी लैंड है और बाकी 99% जो मजे है उसको स्मरून यानी अक्षरशः पृथ्वीला स्वर्ग निर्माण केला। और इसी स्लोगन को ध्यान में रखकर वहां के लोगों ने उसको एकदम स्वर्ग यानी जन्नत बना दिए। और मॉरिशस बेट पे और छोटे छोटे बेट है वहां पे, और बेट के ऊपर भी छोटे छोटे जजीरे में भी बहुत छोटे छोटे जजीरे, जैसे इलो सर्प ये एक बेट है, उसमें ये लोग मोटर बोट यानी कि वो जो पानी में तैरने वाला जो छोटे जहाज रहते हैं हम लोग मोटर बोट बोलते हैं, वो उसके ऊपर से गए। और इलो सर्प के बेट की खासियत ये है कि वहां पे स्वच्छ यानी कि क्रिस्टल क्लियर पानी है और वो नीले रंग का लगता है, नीला नीला लगता है। और उसके बाद में वहां पे पोहायला यानी तैरने के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह है, बहुत ही सुरक्षित जगह है। और वहां पर ये लोग गए, त्यामुळे बोटीत बसून आम्हाला और उसके बाद में क्या हुआ, इसकी छोटी बच्ची चिराग और दमी, इसकी जो छोटी बच्ची थी उसका नाम था चिराग और दमी, और उनकी जो भाची थी यानी भतीजी वो थी चंदा रानी। ये तीनों के साथ मिलकर उन्होंने बहुत तैरने का कार्यक्रम वहां पे किए। उसके बाद में स्पीड बोट पर बैठ के वो इलो सर्प की प्रदक्षिणा यानी उसको घूमकर आना, चक्कर मारना। तो उन्होंने क्या किया, उस बोट पे बैठे और उसका जो है मुआयना किया घूमकर उस बोट से। और पैराशूट की मदद से वो आसमान में गए, पैराशूट सर्फिंग किया उन्होंने, पैरासेलिंग ही किया। और दिगंतरातून दर्या जाण्याच्या क्षणाला, दिगंतर यानी आसमान, दरिया यानी कि वो जो पानी था वो, तो आसमान से पानी में जाने का जो है उनको पहली बार मौका मिला।
और वो भी उन्होंने बड़ा मजे से ये किया। उसके बाद ऑक्सीजन मास्क पहनकर वो नीचे गए, पानी में उतरे, समुद्र में उतरे और समुद्र के तह तक जाने की कोशिश की और नयन मनोहर जल सृष्टि। देखिए समुद्र में भी बहुत सारी जल सृष्टि होती है, कुदरत जो अल्लाह की, वहां पे भी आपको देखने मिलती है कि बहुत सारे पेड़ पौधे, तो वो उन्होंने देखा। कोरल हा समुद्रच्या पोटातील नैसर्गिक चमत्कार। वो कहते कि कोरल ये समुद्र के पेट में जो नैसर्गिक चमत्कार है। कोरल दिसायला वनस्पती दिसते, कोरल ये वनस्पति जैसा दिखता है, दरख्त जैसा दिखता है, झाड़ पेड़ पौधे, लेकिन वो पेड़ पौधा नहीं है बल्कि एक सजीव है, एक एनिमल है ना। मॉरिशस के घर पाने, मॉरिशस के जो घर थे वो देखना मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। इन देश के वास्तुशिल्प यानी उनकी घरों की बनावट देश की संस्कृति का आईना है। देखिए कोई भी घरों की बनावट बताती कि वो घर वाला कैसा है, तो ये इनका घरों का आकृतिबंध यानी स्ट्रक्चर जो है होडी सारखा यानी कि नाव के जैसा है। और आतून नागरलेल्या घराच्या दोरखंड सुटून ही तरंगणारी घरे, यानी कि ऐसा लगता है कि नाव को जैसे एक रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो बहकर चले ना जाए। तो ऐसा लगता है कि उनके घरों को भी ऐसा तालाब में छोड़ दिया है और उसको एक रस्सी से बांध दी है ताकि वो वहां से चले ना जाए। ये बड़ा देखने में मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि घर जो है समुद्र पे तैर रहे। बहुतेक घराच्या भिंतीना पाट यानी ज्यादातर वहां के जो घर थे उनके घरों को सफेद रंग था और उनके घरों में हिरवी यानी हरी, नीली और लाल छपरे थी। उनकी छप्पर जो थे हरे, नीले और लाल रंग की थी। और घरों को कांगारू के पेट में एक थैली होती है, तो ऐसा लग रहा था कि कांगारू के पेट में जिस तरीके से थैली होती है वैसी उन घरों को जो है खिड़कियां थी। ऐसा लग रहा था कि वो कांगारू के पेट में से जो बच्चा निकलेंगे उस तरीके से खिड़कियां थी यानी अंदर की ओर झुकी हुई। और घर के सामने सुंदर फूलझाड़ थे, परसू, और उसमें छोटे से तड़े यानी कि आंगन में भी उन्होंने छोटे छोटे तालाब बनाए थे। उन तालाब में नीले कलर के कमल जो है वो खिले हुए थे। कुछ घर बंद थे और डोड़े मिटून समाधित। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे जो बंद घर थे वो भी ऐसे लग रहे थे कि उन्होंने आंखें बंद करके और समाधि लिए और एक ऋषि मुनि जैसा आंखें बंद करके हजारों साल जैसे एक जगह रहते, वैसे उन्होंने आंखें बंद करके वो क्या कर रहे, तपस्या कर रहे हैं। लेकिन कुठले बंद घर कुलूप भग्न अवस्थित आहे असं मला दिसलं नाही। यानी ऐसे जो बंद मकानात भी थे वो भी ऐसा कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये जो है वो कुरूप यानी कि बहुत बेकार दिख रहे हो, गंदे दिख रहे हो, बल्कि वो ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि बंद होने के बावजूद। आप देखिए कि अगर कोई घर साल 2 साल से बंद कर रहे तो खंडर जैसा समझ में आता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। भग्न अवस्थित यानी टूटी फूटी अवस्था में नहीं था। ये घर विक्रीच आहे, हे घर भाड्याने देणे है। वहां पे ये घर विक्रीच आहे यानी ये घर बेचना है, ये मकान बेचना है और ये मकान किराए से देना है। ऐसे वहां पे जो तख्ते लगे हुए नहीं पाए गए और मॉरिशस में कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं दिखे। अब हम लोग अपने एतराफ में देखे तो हमको ऐसे तख्तियां अक्सर देखने मिलती है। मॉरिशस के रहवासी को अपने देश पे, अपने घरों पे बहुत प्रेम यानी प्यार है और ये जो देश कि लोग अपने घरों पे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं वो अपने देश पे प्यार करते हैं और उस देश का भविष्य हमेशा उज्जवल होता है, ऐसा जो है लेखक का मानना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो दोस्त है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं ना। तो ये आखिरी लेसन था, आखिरी सबक था अपना उर्दू मीडियम का। इसके बाद में जो है ग्रामर के वीडियोज आने वाले, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।